हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे नदियों के बारे में। ठीक है। तो भारत की जो नदियां हैं वो दो प्रकार की है, एक हिमालयी नदी और दूसरी प्रायद्वीपीय नदी। गाइस कहीं कहीं लिखा होता है तीन नदी तंत्र तीन है, जैसे हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र तो अंतः स्थलीय नदी तंत्र। ठीक है। तो अंतः स्थलीय नदी में गाइस सिर्फ एक नदी आती है, लूनी नदी। ठीक है। तो हम दो नदी तंत्र की बात करते हैं, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। ठीक। अभी हम थोड़ी देर में लिख के भी बता देंगे। ठीक। तो जो हिमालय नदी तंत्र है उसको तीन भागों में बांटते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। ठीक है। तो जो सिंधु नदी तंत्र है, तो सिंधु नदी और प्लस पांच नदियों को मिला के सिंधु नदी तंत्र में बनता है। ठीक है। तो वो पांच नदियाँ कौन है? तो सिंधु नदी को छोड़ के झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज, इन पांच नदियों को मिला के सिंधु नदी तंत्र बनता है। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी की। तो जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, आप लोग देख रहे होंगे, ये यहाँ से निकल रही है ना। तो सिंधु नदी तंत्र मानसरोवर झील के पास, ये मानसरोवर झील के पास चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये कहाँ पे है? तो ये तिब्बत पे है। ठीक है। दूसरी बात करेंगे तो सिंधु नदी के बाद क्रम में जो है, तो कौन कौन से? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो सिंधु के बाद कौन सी आती है? झेलम। तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो शेषनाग, शेषनाग झील के पास जम्मू कश्मीर से है। क्या? झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील के पास जम्मू कश्मीर से है। फिर चेनाब नदी, तो चेनाब नदी का उद्गम बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से है। कहाँ से चेनाब नदी का उद्गम? बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से। देन उसके बाद आती है रावी नदी, है ना। तो रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से है। और रावी नदी के बाद आता है नेक्स्ट ब्यास नदी। तो ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है, तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल जो माना गया है वो है ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है। कहाँ से है? ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से। और जो सबसे लास्ट नदी आती है वो आती है सतलज नदी। तो जो सतलुज नदी है ना, तो उसका उद्गम स्थल सिंधु नदी के पास ही राकस झील, राकस झील के पास तिब्बत से माना जाता है। क्या? राकस झील के पास तिब्बत से माना जाता है। ठीक है। तो ये बात हुई कि नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बना के बताया गया है कि सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है। और ये देखिए, जहाँ से सिंधु नदी भारत में प्रवेश कर रही है, इस जगह का नाम है क्या? दम चौक। क्या नाम है इस जगह का? इस जगह का नाम है दम चौक। ठीक है। इस जगह का क्या नाम है? दम चौक। ठीक। और ये जहाँ से भारत में प्रवेश कर गए उस जगह का क्या नाम मिल गया? दम चौक। लेकिन ये भारत से जहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, क्या? पाकिस्तान में प्रवेश करती है, इस जगह का नाम है चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास। तो जहाँ से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है, इस जगह का नाम है चिल्लास। ठीक है। तो गाइज इतनी बातें समझ में आई। ठीक है। तो गाइज ये जो पांचों नदियां हैं, इन पांचों नदियों का जो मिलन स्थल है पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में मिठान कोट के पास है। कहाँ पे है? मिठान कोट के पास है। ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ क्लियर हुई। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, इसको लिख के बताते हैं आपको, है ना। तो अब बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं नदी। नदी होती क्या है? तो नदियाँ क्या होती हैं? तो वर्षा का जल यानी फ्रेश वाटर जो धरातल पर किसी न किसी रूप में बहने लगता है, और उसे बाही जल कहते हैं। जब बाही जल एक निश्चित रूप में ऊंचाई से निचले ढाल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवाहित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे नदी कहते हैं। और नदियों में अपवाह तंत्र होता है, जैसे एक नदी से कई सारी नदियां आके मिल जाती है, जैसे बड़ी नदी, छोटी नदी, है ना। तो इस प्रकार से, ठीक। तो अपवाह तंत्र, तो अपवाह तंत्र क्या होता है? तो जल की एक निश्चित धारा में प्रवाह को अपवाह कहते हैं, और तथा धाराओं के इस जाल या नेटवर्क को अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है। आप देख भी सकते हैं कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रिवर बेसिन। रिवर बेसिन क्या होता है? तो देखो, रिवर बेसिन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो नदी द्रोणी कहा जाता है। रिवर बेसिन को हिंदी में क्या कहा जाता है? रिवर बेसिन को हिंदी में कहा जाता है नदी द्रोणी। तो नदी द्रोणी क्या होता है? तो बड़ी नदियों नदियों का अपवाह क्षेत्र नदी द्रोणी या रिवर बेसिन कहलाता है। और वाटर शेड क्या होता है? तो वाटर शेड यानी कि
जल संभर, जहाँ पे छोटी नदियों का अववाह क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो नदियों का क्या है, नदी द्रोणी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भारत का नदी तंत्र। तो भारत का नदी तंत्र आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिमालय की तीन नदियाँ। क्या है, हिमालय की तीन नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। कौन कौन सी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। ये तीन नदियाँ क्या हैं? हिमालय की पूर्ववर्ती नदियाँ। मतलब कि हिमालय की पूर्ववर्ती नदियों से क्या तात्पर्य है कि हिमालय की उत्पत्ति के पहले भी ये नदी वहाँ पे प्रवाहित होती रही होंगी। ठीक है, इसलिए इन्हें हिमालय की पूर्ववर्ती नदियाँ कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र। हम आपको जैसे पहले ही बता चुके हैं, तो सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदी हैं? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि सिंधु नदी का पुराना नाम क्या है और झेलम नदी का पुराना नाम क्या है और ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो सिंधु नदी का पुराना नाम सिंधु नदी ही था। हाँ, इंग्लिश में से इंडस रिवर कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मानसरोवर झील से। नेक्स्ट झेलम, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सॉरी, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? तो झेलम का पुराना नाम है या प्राचीन नाम बितस्ता है और इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील से है। चेनाब नदी, चेनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी और इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो बारालाचा दर्रा से है। नेक्स्ट रावी, रावी का पूरा नाम है पुरुषड़ी और ये निकलती कहाँ से है? तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्यास, ब्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा और ये कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। और सतलज नदी, सतलज नदी का पुराना नाम सतुद्री और ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है राकसताल झील से निकलती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं ये जो नदियों की हमने बात की इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी। ठीक, तो सिंधु नदी, सिंधु नदी लेह शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो जो लेह है, लेह कहाँ पे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी गिलगित के समीप बुंजी नामक स्थान पर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है। ठीक है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता 1960 1960 में हुआ था। ठीक है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल 1960 में। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंधु जल समझौता करवाया किसने था? तो सिंधु जल समझौता जो था वो करवाया था विश्व बैंक ने। किसने करवाया था सिंधु जल समझौता? तो सिंधु जल समझौता करवाया था विश्व बैंक ने और विश्व बैंक की सहायता से ही सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें से भारत की तरफ से किसने समझौता किया था? तो 1960 में हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उन्होंने साइन किया था। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज़ बता दें कि जो सिंधु जल समझौता था ना, तो ये कहा गया था कि सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का जो 80% वाटर है, क्या? सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो ऊपर की तीन नदियां हैं, इनका जो 80% वाटर है, इसका इस्तेमाल कौन करेगा? तो इसका इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। ठीक है, इनका इस्तेमाल कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और जो 20% हिस्सा है वो कौन इस्तेमाल करेगा? तो 20% हिस्सा भारत इस्तेमाल करेगा। ठीक है, लेकिन जो नीचे की तीन नदियां हैं, कौन कौन सी? तो रावी, ब्यास और सतलुज, ये जो तीन नदियां हैं, इनका जो 80% वाटर है वो भारत यूज़ करेगा और 20% वाटर कौन यूज़ करेगा? तो 20% वाटर यूज़ करेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो ये था सिंधु जल समझौता। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है, सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 2880, मतलब 2880 किलोमीटर। लेकिन भारत में सिंधु नदी कितनी प्रवाहित होती है? तो भारत में सिंधु नदी 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अगर पूछे भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो भारत में सिंधु नदी की लंबाई है 1114 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं झेलम नदी की। तो जो झेलम नदी है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। क्या? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो किस नदी पे स्थित है? झेलम नदी पे स्थित है। तो सबसे पहले ये बात हो जाती है कि बूलर झील किस नदी पे स्थित है? तो बूलर झील झेलम नदी पे स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो कौन सी है भैया? बूलर झील है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं झेलम नदी भारत व पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चेनाब नदी की। ठीक है, चेनाब नदी, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में
चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। क्या? चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ठीक, बस इसके बारे में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रावी नदी। तो रावी नदी अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाती है। रावी नदी के किनारे लाहौर स्थित है, पाकिस्तान का लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्यास नदी। यह कुल्लू घाटी का निर्माण करती है और इसकी लंबाई 460 किलोमीटर, कहीं कहीं 470 भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सतलज नदी। तो सतलज नदी सिपकिले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। क्या? सतलज नदी सिपकिले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश व पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो चलिए ये आज बात हमने कर ली है सिंधु नदी तंत्र पे। ठीक है, अब अगला लेक्चर जो होगा अपना वो होगा गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र पे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे अपन कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू।